नमस्ते सलाम मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत ने परले मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत और भूटान का रेल लिंक समझौता हुआ। यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला, पहली बार भारत में डिफेंस अट्टाशे की नियुक्ति। भारत अपनी इंसास राइफल को अपडेट करेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अपनी परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण ओडिशा के पास अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया है। बता दें कि परले मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और आप सबको मालूम है कि भारत की रॉकेट फोर्स में भी इस मिसाइल को शामिल किया गया है। बता दें कि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल की गति, रेंज और ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट से जांच की गई। यह मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर रेंज वाली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और यह अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि परले मिसाइल की तैनात की LAC और LOC पर की जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हनवा डिफेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को जल्द ही 100 K9 वज्र मिलेंगे और अगले साल तक इस ऑर्डर को दिया जा सकता है। बता दें कि इसमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए K9 वज्र को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन की गई एक विशेष शीतकालीन किट भी शामिल होगी। और आप सब जानते हैं कि K9 वज्र दक्षिण कोरिया की हनवा एरोस्पेस और भारतीय रक्षा यूनिट LNT के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के तहत बनाई जाती है और LNT पहले ही भारतीय सेना को 100 K9 वज्र की यूनिटें वितरित कर चुका है, जो कि भारतीय तोपखाने की क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। बता दें कि जो ये नया K9 वज्र T संस्करण होगा वो उच्च ऊंचाई वाली क्षमता वाला है, जो भारत की विस्तारित और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी सीमाओं को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन की सीमा। K9 वज्र T इन इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अच्छी तरीके से लैस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना HSLD Mark II मिसाइलों के साथ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स हैं, जिसमें सुखोई 30 MKI और जागवार विमान भी शामिल है और भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन फाइटर जेट्स में अलग अलग प्रकार के हथियारों को इंटीग्रेट कर रहा है और इनमें हाई स्पीड लो ड्रैग यानी कि HSLD Mark II मिसाइलें अहम भूमिका निभाती है। बता दें कि इन मिसाइलों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। हाई स्पीड लो ड्रैग MK2 मिसाइल भारत की अगली पीढ़ी की कम दूरी की हवा से गिराई जाने वाली सटीक गाइडेड म्यूनिशन फैमिली का हिस्सा है और ये एडवांस म्यूनिशन वर्तमान में DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन की गई HSLD Mark II मिसाइल स्टैंड ऑफ दूरी से स्ट्रैटेजिक हाई वैल्यू वाले दुश्मनों के बुनियादी ढांचे को लक्षित करने और नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है और इस महत्वपूर्ण हथियार को डसॉल्ट मिराज 2000, MiG-29, जागवार, सुखोई Su-30 MKI और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना को राइफलों की कमी और नई जो खरीदी गई राइफलें हैं उनकी ऑपरेशनल संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, दिक्कत यहाँ पर यह भी आ रही है कि यूक्रेन संघर्ष की वजह से रशिया और भारत के द्वारा बनाई जाने वाली AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन में देरी हुई है और हाल ही में जो अमेरिका निर्मित 6R राइफल खरीदी गई थी उनमें कई तरीके की टेक्निकल ग्लिचेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना अपनी मौजूदा जो इंसास है उसे अपग्रेड करने का विचार कर रही है। इंसास यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम भारतीय पैदल सेना को करीबन 2 लाख से अधिक प्राइमरी 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफलों की आवश्यकता है और नए हथियार को शामिल करने में हो रही देरी की वजह से जो हमारे डिफेंस प्लानर्स है वो अब इंसास राइफलों को अपग्रेड करने की रणनीति बना रहे हैं। ये राइफलें भारत के छोटे हथियारों की लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें से लगभग 10 लाख एक्टिव रूप से इस्तेमाल में है। यहाँ पर एक बात और आ रही थी कि क्या भारत इंसास राइफलों को पूरी तरीके से हटाएगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि फिलहाल तो मौजूदा इंसास राइफलों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की बजाय उन्हें उन्नत करने की बात की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय सैनिकों के पास इन इंसास राइफलों को चलाने का एक व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त है और वो इस हथियार से अच्छी तरीके से परिचित भी हैं और नई राइफलें पेश करने के लिए एमुनेशन, मैगजीन, पुर्जे, प्रशिक्षण, जैकेट और गियर से संबंधित संसाधनों की व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जो कि काफी समय ले सकती है, खास करके भारत की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर उभरते हुए क्षेत्रीय खतरों और अनिश्चितता को देखते हुए। दोस्तों, ये जो इंसास राइफलें हैं उनमें जो अपग्रेड किया जाना है उसमें स्टेडी बट स्टॉक, हैंड गार्ड, ऑप्टिकल साइट्स के लिए न्यू अटैचमेंट, बाइपॉड्स आदि शामिल है। बता दें कि भारतीय कंपनी स्टार एरोस्पेस ने पहले ही अपग्रेड की गई इंसास राइफलें पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिलीवर कर चुकी हैं और इसी चीज का ऑफर भारतीय सेना को भी किया गया है, जिनकी कीमत 45% कम होगी नई SIG 716 राइफल की तुलना में। फिलहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या इंसास राइफलों को अपग्रेड करना ही एक बेहतर विकल्प है या फिर नई राइफलें जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, जिसमें कि SSS हो गया, इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर के तहत
जो राइफलें बन रही हैं, कैरिकल हो गई, और आपका टॉरस और जिंदल का जॉइंट वेंचर हो गया, अडानी एयरस्पेस और इजराइल के बीच जो समझौते के तहत राइफलें बन रही हैं, क्या इनको शामिल किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल, इनको 9 और 6 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसमें कि एयरबस C295 आधारित मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्राइम कंटेंडर बना हुआ है। लेकिन कुछ खबरें ये आ रही है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने C295 आधारित मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। साथ ही भारत ने फिलहाल के लिए जो अतिरिक्त P-8I विमान खरीदने थे अमेरिका से, उन्हें होल्ड कर दिया है। वहीं इस बीच फ्रैंको इटालियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ATR इस कंपटीशन में आ गया है, जिसने अपने ATR 72 MP न्यू जनरेशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की पेशकश की है। बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर के साथ पेश किया गया है, और ये अपने साथ 2 लाइट टॉर्पीडो ले जा सकता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर की भूमिका के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशन में। दोस्तों, पहली बार यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत उन्होंने भारत में अपने मिशन के लिए एक डिफेंस अटाशे को तैनात किया है, और ये पहली बार है जब एक सैन्य अटाशे को यूरोपियन यूनियन ने नियुक्त किया है। 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ हाल ही में अपने सुरक्षा और रक्षा संबंधों को मजबूत किया है, और यही नहीं, दोनों के बीच में रणनीतिक संबंध भी पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने सिर्फ चुनिंदा देशों में ही अपने डिफेंस अटाशे को नियुक्त किया है, और आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन के 15 से कम देशों में सैन्य अटाशे हैं, और इसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। डिफेंस अटाशे दोस्तों वो सैन्य अधिकारी होते हैं जो किसी मिशन में कार्यरत होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार भारत और भूटान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। दरअसल भूटान और भारत के बीच टेक्नोलॉजी, व्यापार और सीमा पार परिवहन को लेकर कई समझौते हुए हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, और ये चाइना के लिए एक झटका हो सकता है। यही नहीं, भूटान और भारत के बीच पहले रेल लिंक का सर्वे पूरा हो चुका है। दोनों ही देश एक और रेल लिंक बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। बता दें कि भूटान के राजा इस वक्त भारत के दौरे पर है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोकराझार और गैल्फू के बीच 57 किलोमीटर में जो शुरुआती सर्वे है उसे पूरा कर लिया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार भी और ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा दोनों ही देशों ने दादागिरी चेकपोस्ट को भी अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, थाईलैंड ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई है। हालांकि थाईलैंड अक्सर आपने देखा होगा कि चाइना के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाता रहता है, लेकिन चाइना की दादागिरी को देखते हुए अब वो भारत के साथ अपनी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने थाईलैंड को ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर कर दिया है। इससे पहले आप सब जानते हैं कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की है। फिलीपींस के साथ सक्सेसफुल डील होने के बाद भारत आसियान के कई देशों के साथ बातचीत करा है, और इसीलिए थाईलैंड के साथ बातचीत शुरू हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका अब चाइना की दादागिरी को देखते हुए करीबन 1000 से ज़्यादा क्रूज मिसाइलों को खरीदने का प्लान बना रहा है, जो कि हवा से लॉन्च की जा सकती है और परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। दोस्तों, इन हथियारों को लॉन्ग स्टैंड ऑफ वेपन्स भी कहा जाता है। दरअसल अमेरिका अपनी पुरानी AGM-86 मिसाइलों की जगह नई मिसाइलों को तैनात करना चाहता है, और ये जो AGM-86 मिसाइल है वो B-52 बम्बर का एक मुख्य हथियार है। हालांकि नई मिसाइल के जरिए कई और ऑप्शंस उनको मिलेंगे, और 2030 तक ये नई मिसाइलें अमेरिकी वायुसेना में शामिल हो जाएंगी। बता दें कि ये जो LRSO मिसाइलें होती हैं उन्हें लंबी दूरी से दागा जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मनों का बच पाना मुश्किल हो जाता है। ये जो लॉन्ग स्टैंड ऑफ वेपन यानी कि LRSO है, इसके लिए करीबन $978 मिलियन की मांग भी की गई है, जिससे कि अमेरिका इन मिसाइलों को एक सुरक्षित दूरी से लॉन्च कर सकता है। फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।